वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस। तो आज 5 जून है और आज ही के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। तो मैं आज आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ही कुछ 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 1, हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून यानी 5 जून को मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया के लोगों को ये बताया जा सके कि अपनी सुंदर सी प्रकृति, अपने सुंदर से नेचर को बचाइए। ये भी जीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। फैक्ट नंबर 2, 100 से ज़्यादा देश इस दिन को छुट्टी के तौर पर मनाते हैं, मतलब हॉलीडे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हमारा ये देश भारत मतलब इंडिया इस दिन को छुट्टी के तौर पर नहीं मनाता है। फैक्ट नंबर 3, हर दिन 27,000 पेड़ काटे जाते हैं। जी हाँ, 27,000 पेड़। अब आप ये अपने आप ही सोचिए कि ये कितनी बड़ी गिनती है। और इन्हीं 27,000 पेड़ों को काटने के बाद आपके घर में आपको टॉयलेट पेपर्स प्राप्त होते हैं। फैक्ट नंबर 4, लगभग 14 बिलियन पाउंड मतलब 1400 करोड़ पाउंड कचरा समुद्रों में डाला जाता है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट भी होता है जो कभी डिकम्पोज ही नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है हमारे इस सुंदर से प्रकृति को, हमारे सुंदर से नेचर को। फैक्ट नंबर 5, मैंने आपको ये बताया था कि 14 बिलियन पाउंड कचरा समुद्रों में डाला जाता है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट भी होता है जो कभी डिकम्पोज नहीं होता। मगर इस प्लास्टिक वेस्ट के चलते ही हर साल 1 लाख मरीन टर्टल्स, जी हाँ, हर साल 1 लाख मरीन टर्टल्स मारे जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, अभी तक तो खाली लैंड एनिमल्स या वाटर एनिमल्स की ही पॉल्यूशन या प्लास्टिक वेस्ट की वजह से मौतें हो रही थी, लेकिन हर साल 15,000 लोग वाटर पॉल्यूशन के चलते उनकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, हर दिन 20 फुटबॉल फील्ड जितना फॉरेस्ट काट दिया जाता है, जिसमें ट्रीज़ भी होते हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब अगर वो ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो हम जीवित कैसे रह सकेंगे। फैक्ट नंबर 8, घरेलू कचरे का लगभग 84% मतलब 84% वेस्ट रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन हम उस वेस्ट को रिसाइकल ही नहीं करते। हम उस वेस्ट को रोड्स पे फेंक देते हैं, जिससे हमारे नेचर मतलब हमारी प्रकृति पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। फैक्ट नंबर 9, हर इंसान लगभग हर दिन 4 पाउंड कचरा रोडों पे यूं ही फेंक देता है। फैक्ट नंबर 10, 2016 में एक स्लोगन निकाला गया था कि जॉइन अ रेस टू मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार कौन सी है उसके बारे में पता है? ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइज, अजीब अजीब फैक्ट्स सुनने में आपका स्वागत है। जब कोई कंपनी किसी स्पेशल पर्सन के लिए कार बनाती है तो वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार होती है। आज के वक्त में आम आदमियों के लिए वॉल्वो कंपनी ही सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार बना रही है। एक गाड़ी जो इंडिया में ही बनी है, जिसे हमारे पीएम मोदी जी अपनी BMW 7 के बाद यूज़ करते हैं, और पीएम की एडवांस गाड़ी का मॉडल है BMW 7S सीरीज 760 Li सिक्योरिटी एडिशन। नॉर्मली में ये गाड़ी आपको 2.46 करोड़ की पड़ जाती है, लेकिन पीएम मोदी जी के लिए इसे कस्टमाइज़ करके एडवांस बना के ये उन्हें 8 करोड़ की पड़ी थी। इस गाड़ी में कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो थ्रेट को दूर से ही सेंस कर लेते हैं, और इसके टायर्स पंचर होने के बाद 100-200 किलोमीटर 80 प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। और इस गाड़ी में आग तो लग ही नहीं सकती क्योंकि इसका फ्यूल टैंक फायर प्रूफ होता है। आजकल पीएम मोदी जी अपनी रेंज रोवर सेंटिनल में देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी भी BMW 7 की तरह बुलेट प्रूफ, ग्रेनेड प्रूफ और इसका टैंक फायर प्रूफ होता है, और ये गाड़ी 4 करोड़ की मिल जाती है। इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए SPO डिपार्टमेंट मतलब स्पेशल व्हीकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट ही गाड़ी बनाता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है,
मतलब मुसलमान और यहूदी। तो मैं आज आपको यहूदियों के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स सुनने में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये यहूदी होते कौन हैं और ये इस दौरान इस वक्त रह कहाँ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। ये लोग इस दौरान अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन में रह रहे हैं। बाइबल में अब्राहम के पोते जेकब के वंशज होते हैं यहूदी। यहूदियों में इब्राहिम को बाप समान माना जाता है। इस्लाम में अब्राहम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जेकब को याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। इस्लाम की तरह यह भी एक ही भगवान को मानते हैं और बुत परस्ती मना है, मतलब मूर्ति की पूजा मना है। बाइबल के अनुसार जेकब का दूसरा नाम इज़राइल था। इन्होंने 12 यहूदी जातियाँ बनाकर एक राष्ट्र बनाया जिसे इज़राइल कहा जाता है। इनके बेटे का नाम यहूदा था, जिनके नाम पर यहूदी नाम पड़ा। यहूदी लोग हिब्रू भाषा बोलते हैं और लिखते हैं और इनकी पाक किताब का नाम है तौरा। तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी यहूदियों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हो रही है, मतलब इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, तो इसकी बमबारी में बहुत सारे जवान, बूढ़े और बच्चे मारे जा रहे हैं। जब इन तीनों धर्मों में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं तो इनमें इतनी लड़ाई क्यों? अगर ये बात आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दुनिया भर में कंपनियां अपने प्रोडक्ट में ख़राबी के बाद उसे ग्राहकों से वापस मंगा लेती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऐसे फीचर की वजह से उसे मार्केट से वापस लेना पड़ा क्योंकि उसका फीचर कुछ ज़्यादा ही एडवांस था? जी हाँ, 1998 में जापान में सोनी कंपनी ने अपने एक कैमकॉर्डर को मार्केट से रिकॉल कराना पड़ा था। इसकी वजह थी उसका विवादित फीचर नाइट विजन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इस फीचर से हैंडीकॉम 717 सीरीज़ का कैमकॉर्डर रात के अंधेरे में आसानी से फ़ोटो खींच लेता था, लेकिन इंफ्रारेड की वजह से हैंडीकैम ने एक्सरे कैपेबिलिटीज़ भी हासिल कर ली थी। इस वजह से ग्राहक कैमरे से लोगों के कपड़ों के आर पार देख सकता था। जब यह बात सोनी तक पहुंची तो उसने तकरीबन 70,000 वीडियो कैमरा रिकॉल करा लिए। आइए कुछ डेमो से देखते हैं कि ये कैमरा कैसे काम करता था। आप देख सकते हैं कि ये टी शर्ट जो बिल्कुल काली है और इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये जब किताब हम इस टी शर्ट के अंदर रखते हैं और कैमरे के ज़रिए इस किताब को देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये कैमरा नाइट विजन पर लगाया गया। ये नाइट विजन लेंस के द्वारा हम देखेंगे कि टी शर्ट कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं टी शर्ट के आर पार इस किताब को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, यहाँ तक कि आप इसका नाम तक भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से इस शर्ट में जो उससे ज़्यादा थोड़ी सी मोटी है, इस पर भी देखते हैं कि ये कैमरा क्या काम करता है। ये नाइट विजन लेंस लगाया गया। और आप देख सकते हैं कि इस टी शर्ट के पार भी इस किताब को आसानी से देखा जा सकता है। आइए इस लड़की को देखते हैं कि इसके ऊपर ये कैमरा क्या काम करता है। इस लड़की ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, काली टी शर्ट पहनी हुई है और अगर हम नाइट विजन इस कैमरे से इसको देखते हैं तो देखिए क्या नज़र आता है। ये लेंस नाइट विजन लेंस है जो रात को इस्तेमाल किया जाता है।
ये लगाने पर आप देख सकते हैं कि इस लड़की का टैटू तक टी शर्ट के पार नज़र आ रहा है। देखिए ध्यान से। कैमरे में इंफ्रारेड की मदद से लोग दूसरे लोगों के कपड़ों के आर पार देख सकते थे। हाँ, यूँ कहें कि कैमरे से देखने पर उन्हें सामने वाला शख्स आंशिक रूप से बिना कपड़ों के दिखता था। दरअसल कुछ चीज़ें इंफ्रारेड को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और उनके पार की चीज़ें दिखने लग जाती हैं। हालांकि हर कपड़े के पार देख पाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी विशेष प्रकार के और पतले कपड़ों जैसे स्विम सूट में यह इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी काम कर जाती थी। 1998 में जब ये टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ लगी तो लोगों के मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने इसका विरोध किया था। मीडिया में खबर आने के बाद सोनी ने 717 सीरीज़ के प्रोडक्ट को रिकॉल करा लिया। न्यूज़ के मुताबिक उस समय तकरीबन 70,000 कैमरा वापस मंगाए गए और उसमें बदलाव करके वापस भेजे गए। आइए आपको कुछ और डेमो दिखाते हैं जिसमें आप आसानी से देख पाएंगे कि इस कैमरे ने क्या कमाल किया था। आप देख सकते हैं इस आदमी के हाथ में जो पॉलीथीन है ये ब्लैक कलर की है, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। आइए देखते हैं ये कैमरा इस पॉलीथीन पर क्या असर दिखाता है। ये देखिए, जब इसको नाइट विजन में देखा गया तो इस पॉलीथीन के पार आसानी से इस आदमी का हाथ, इस आदमी का मुंह आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि ये पॉलीथीन जो ब्लैक कलर की थी ये बिल्कुल पारदर्शी हो गई। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म जगह कौन सी है? मतलब हॉटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। और ठंडी जगह तो इतनी गर्म जगह है वो कि आप वहाँ जाकर अपना खाना बना सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। वेलकम टू ऑसम फैक्टर्स गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। हाँ, तो अब इंडिया में समर का सीज़न आ ही चुका है और 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँचते ही लोग अपने घरों में भागने लगते हैं, अपने घरों के एसी चलाने लगते हैं, अपने घरों से बाहर निकलने का तो नाम ही नहीं लेते। तो अब आते हैं अपनी मेन बात पे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म जगह कौन सी है, मतलब हॉटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। तो इसका खिताब जाता है कैलिफोर्निया के डेथ वैली को, जहाँ का टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था 1913 में, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड बन चुका है अभी तक का। हाँ, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक आदमी डेथ वैली में जाकर अपना ऑमलेट पका रहा है। जी हाँ, ऑमलेट ही पका रहा है और मैं ये बात झूठ नहीं बोल रहा। Butter to melt a little bit. Okay, that's where the towel's going to come in handy. So we've got a bit of that there. Get rid of the butter there. It's doing quite well. Let's just see what happens. Moment of truth. Pick one of these nice eggs. Unbelievably hot, forgive me. Let's just see what happens. Here goes. Really kind of nothing, actually. You know, the science says that the proteins in an egg don't properly cook till they reach 70 Celsius. I'm not giving you the numbers in Fahrenheit because I don't quite get them. But here we are at 52 Celsius, just using the towel again. And actually, well, that was lucky. We were just giving the egg 10 or 15 minutes to try and cook, and that coyote came along, but we managed to get rid of it. Ow! That's silly. Well, what do we got here? We got the beginnings of some of the egg white. तो इससे पहले हॉटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ का खिताब जाता है लिबिया को। तो अब बहुत हो गई हॉटेस्ट प्लेस की बात, थोड़ी सी कर लेते हैं कोल्डेस्ट प्लेस की बात। तो कोल्डेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ का खिताब जाता है अंटार्कटिका के ईस्टर्न अंटार्कटिक प्लेट्यू को, जिसका टेम्परेचर -94 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। अब ये जगह इतनी ठंडी है कि वो अंडा बनाने वाला और वो अंडा दोनों वहाँ जम जाते। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछलियों से एक बड़ा सिंपल सा सवाल याद आता है
कि क्या कभी मछलियाँ सोती हैं? मैं गारंटी से कहता हूँ इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता होगा। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। हाँ, तो इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे प्लेनेट अर्थ के ओशंस में बहुत सारे राज छुपे हैं, बहुत सारे सवाल दबे हुए हैं। हमारे साइंटिस्ट अभी तक ओशन का कुछ ही पार्ट एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो इससे एक बड़ा सिंपल सा सवाल याद आता है कि क्या कभी मछलियाँ सोती हैं? तो इसका ही एक सिंपल सा जवाब है हाँ और ना। मछलियाँ सोती भी हैं और नहीं भी। तो मैं समझाता हूँ। मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ वो और जानवरों की तरह सोती ही नहीं, उल्टा सीधा फैल के लेट के, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मछलियाँ सोती ही नहीं, वो सिर्फ आराम करती हैं। मछलियाँ अपना पूरा काम करके शांत हो जाती हैं और अपना मेटाबॉलिज्म रिड्यूस करने लगती हैं, मगर फिर भी जब वो आराम करती हैं वो खतरों से अलर्ट रहती हैं। समुद्र में और मछलियाँ उन पर हमला ना कर दें, इसीलिए मछलियाँ अपने आप को आराम करने के लिए तैरती रहती हैं, मतलब फ्लोट करती रहती हैं। और कुछ मछलियाँ अपने आप को छुपा कर आराम करना पसंद करती हैं, जैसे कीचड़ में, कोरल में या अपने घोंसले में, माने अपने घर में चली जाती हैं। मतलब मछलियाँ सोती हैं मगर आँख खोलकर, जैसा आप हमारी वीडियो में देख ही सकते हैं। मछलियाँ कुछ टाइम तक स्विमिंग करती हैं और आराम से फ्लोट करती हैं। और कुछ मछलियाँ तो ऐसी होती हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी स्विमिंग करते करते ही गुजार देती हैं, सोती नहीं हैं। जी हाँ, सोती नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी स्विमिंग कर करके ही गुजार देती हैं। तो किस किस को ये बात पता थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके पास बाइक कौन सी है? कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। और आपकी बाइक कितनी सीसी की है? क्या आपने कभी सीसी की फुल फॉर्म जानने की कोशिश करी है? आज जानकर शॉक हो जाएंगे। हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कभी न्यू कार या बाइक परचेज करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे माइलेज, हॉर्स पावर। उनमें एक चीज़ होती है जिसे सीसी कहते हैं। तो सीसी का मतलब क्या होता है? इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बाइक स्प्लेंडर का सीसी 100 या 110 होता है। वहीं रेसिंग बाइक का सीसी 500 या 600 तक चला जाता है, और कार का सीसी 1000 या 1500 होता है। तो अब सवाल आता है, क्या आपको सीसी की फुल फॉर्म पता है? तो सीसी की फुल फॉर्म होती है क्यूबिक कैपेसिटी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अजीब सी चीज़ है मगर मैं आसानी से समझा दूंगा। बाइक है, उसमें इंजन होता है और इंजन के अंदर सिलेंडर होता है। कई बाइक में आपने सुना या पढ़ा होगा कि 4 सिलेंडर वाली बाइक, 2 सिलेंडर वाली बाइक, और हर सिलेंडर के अंदर एक पार्ट होता है जिसे पिस्टन कहते हैं। वो ऊपर नीचे मूव होता है जब आपकी गाड़ी चलती है। इसी मूवमेंट की वजह से आपकी गाड़ी का तेल जलता है और आपकी गाड़ी को आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। अब जो आपकी गाड़ी का पिस्टन है ना, वो ऊपर नीचे होता है। पहले हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, फिर लोएस्ट पॉइंट तक आता है। हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट। अब जितना एरिया वो ऊपर नीचे होने में कवर कर रहा है ना, उसे सीसी कहते हैं। इसीलिए रेसिंग बाइक या स्पोर्ट्स कार में सिलेंडर बड़े होते हैं और पिस्टन भी बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए उसका सीसी ज़्यादा होता है। कई सारी गाड़ियों में एक ही सिलेंडर होता है, जैसे बुलेट में एक ही सिलेंडर होता है जो 350 सीसी प्रोड्यूस करता है। वहीं कार में 4 सिलेंडर होते हैं और सीसी 2000 होती है, जिसमें हर एक सिलेंडर 500 सीसी प्रोड्यूस करता है। जितनी तेज़ी से आप अपनी गाड़ी चलाते हैं उतनी ही तेज़ी से पिस्टन अपना काम करता है। वाह, क्या लाजवाब तकनीक है। तुम शाने लोगों को पता है, एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर एक बिल्ली ने 20 साल मेयर बनकर शहर को चलाया था। अपन बताता है तुम्हें वो पूरी कहानी, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से और बेल आइकन को भी प्रेस करो। चलो शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है अनुष्का नाम की।
अलास्का। जो भी अलास्का जो भी है, वहाँ पर एक बिल्ली को मेयर बनाया गया था। क्यों? इंसान नहीं थे, मुझे बना देते। शक्ल देखिए अपनी। Oh shit, not good. ये जो बिल्ली आप तस्वीर में देख रहे हो ना, इसका नाम स्टब्स है और इसे 1998 में मेयर के पद पर इलेक्ट किया गया था। वहाँ के लोग जो वहाँ रहते थे उस शहर में, वहाँ के लोगों ने इस बिल्ली का नाम कैंडिडेट के तौर पर लिखवाया था। करीब 900 लोग रहते थे उस शहर में उस वक्त। कभी देखा है आपने एक टाइम पे 900 लोगों को पागल होते हुए? 1998 में हुए थे इस शहर में। स्टब्स बिल्ली कभी एक्चुअल में मेयर बनी ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है पाशा भाई झूठ बोल रहा है, अभी बताता है। असल में जो वहाँ लोग रहते थे जो कि पागल थे, वो इसे मेयर बुलाने लगे थे। और जो लोग थे अपनी एक्टिविटीज़ और अपने भोलेपन की वजह से इस बिल्ली को देखने के लिए टूरिस्ट भी बहुत दूर दूर से आते थे। अरे मुझे भी बिल्ली बना देता ना, अपन का भी कुछ हो जाता। इतना अन्याय। ये बिल्ली एक जनरल स्टोर में रहती थी जिसे नैगलीज जनरल स्टोर कहा जाता था। 2017 में स्टब्स बिल्ली की डेथ हो गई। ओहो, पूरा टाउन उदास हो गया। पर उससे एक साल पहले 2016 में स्टब्स की फैमिली में 2 छोटे छोटे किटन पैदा हुए। बोले तो बिल्ली के बच्चे पैदा हुए हैं। फिर वो मेयर बन गए। और जिस जनरल स्टोर में स्टब्स रहा करती थी उसे मेयर ऑफिस कहा जाता था, क्योंकि वहाँ बिल्ली रहा करती थी। वाह, कितनी बेहतरीन शहर था और कितने दिमाग वाले लोग रहते थे उस शहर में। खैर, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इस बिल्ली ने अमेरिका की 2 पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इन दोनों पार्टी को भला बुरा भी कहा था। कैसे कहा था? म्याऊं म्याऊं करके। ये बिल्ली थी या कोई एलियन था? खैर जो भी हो, बिल्ली ये स्टब्स प्यारी थी, बड़ी प्यारी भोली सी थी। और ऐसा होता है ना अपने लोगों के साथ, इंसानों के साथ, जब भी किसी जानवर की हरकतें देखते हैं और उसके साथ रहते हैं ज़्यादा टाइम तक तो प्यार बढ़ जाता है। ठीक है, ये थी कहानी स्टब्स की। तुम्हें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करो, आगे शेयर करो और ये चैनल ऑसम फैक्टर को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, अपन चलता है चुनाव लड़ लें। मोदी जी को फ़ोन करता है। हेलो मोदी जी, नमस्कार। ये अपन को चुनाव लड़ने का है, ज़रा टिकट विकट दिलवाओ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये जो एरोप्लेन में बोले तो हवाई जहाज़ में बैठकर इतराते हैं, ये उन्हें भी नहीं पता होगा ये सवाल का जवाब कि आखिर एरोप्लेन कितना माइलेज देता है। बोले तो 1 लीटर में कितना माइलेज देता है एरोप्लेन, नहीं पता ना, अपन बताएगा। वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। चलो बढ़ते हैं उड़ान। अपन सबकी ख्वाहिश होती है कि एक बार एरोप्लेन में ज़रूर बैठना है, हवा में उड़ना है, बड़ा मज़ा आता है। वो बात अलग है कि मैं अब तक बैठा नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें ज्ञान बांट रहा हूँ। हवाई जहाज़ में सफ़र करते वक्त उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। देखो, पहले तो तुम्हारा टाइम बचता है, एक से दूसरी जगह जल्दी पहुँच जाते हैं, और पैसा नहीं, वो तो नहीं बचता। और कभी हवाई जहाज़ में बैठकर तुम्हारे मन में ये सवाल आया है कि आखिर ये बड़ा सा जहाज़, ये बड़ी सी मशीन कितना माइलेज देती होगी, ये कितना तेल पीती होगी? वही तेल जो आजकल बहुत महंगा हो रहा है, जिसको भरवाने के लिए मैंने बहुत सारा उधार लिया था और अब लोगों से मुंह छुपाता फिर रहा हूँ। तो एक एरोप्लेन का वज़न लगभग किसी का 296 टन होता है तो किसी का 394 टन तक जाता है। तो ऐसे में सवाल आता है कि इतनी भारी चीज़ कितना तेल पीती होगी। तो देखो, पहले तो तुम्हारी जो कार है वो लगभग 1 लीटर में 30 से 35 तक का एवरेज देती है। जो तुम्हारी बाइक है वो 1 लीटर में 30 से लेकर 80 किलोमीटर तक का एवरेज दे देती है। जितना बड़ी चीज़ होगी उसके ईंधन की खपत भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में एक जहाज़ है बोइंग 747, ये अमेरिका का जहाज़ है। इसमें यह पाया गया कि ये हर 1 सेकंड में 4 लीटर तेल खर्च करता है। 1 सेकंड में 4 लीटर तेल उड़ा देता है ये अकेला एरोप्लेन बोइंग 747। हिसाब लगा लो, मतलब 1 मिनट में लगभग 240 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाता है बोइंग 747 इस एरोप्लेन में। मतलब अरे
सारा तेल तो यही पी जाएगा, अपने लिए क्या बचेगा रे? घंटा। अच्छा, 1 मिनट में 240 लीटर, मतलब अगर कुल मिला के एवरेज निकालोगे ना तुम, तो ये निकलेगा कि 1 लीटर में सिर्फ 83 मीटर का माइलेज दे रहा है ये हवाई जहाज़। जहाँ तुम्हारी बाइक 1 लीटर में 60, 70, 80 किलोमीटर तक का एवरेज देती है, मगर है भी तो हवाई जहाज़, हवा में उड़ता है तो उसे ताकत चाहिए होती होगी ना उड़ने के लिए। अब देखो बात आती है पेट्रोल और डीजल। देखो ये नॉर्मल और पेट्रोल डीजल पर नहीं उड़ते हवाई जहाज़। कभी तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे घर के बाजू में वो जो पेट्रोल पंप है वहाँ का पेट्रोल लेके डीजल लेके उड़ता होगा? नहीं, इन एरोप्लेन के लिए फ्यूल भी अलग होता है। इनके लिए एविएशन फ्यूल कहा जाता है, जो फ्यूल होता है पेट्रोल और डीजल। इसमें 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है अनलीडेड केरोसिन, जिसे जेट ए कहा जाता है, और दूसरा होता है नैफ्था केरोसिन ब्लेंड, जिसे जेट बी कहा जाता है। मतलब इतने वीआईपी हो गए हैं एरोप्लेन, इनका फ्यूल भी अलग है। हद हो गई। मैं भी बैठूंगा इन हवाई जहाज़ों में, हद हो गई। हाँ गेंडे, हाँ पाशा भाई। ये टिकट करा जरा हवाई जहाज़ का। कहाँ का? ये अपना इंडिया गेट से कुतुब मीनार। चले पागल आदमी, हो रहा। ये सवाल तुमने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है? तुमने सोचा होगा तो तुम खा गए होंगे, क्योंकि सवाल ही अलग लाता है बिल्कुल पाशा भाई, तो सबसे अलग। देखो सवाल है आज का कि आखिर केला टेढ़ा क्यों होता है? जो केला होता है ना, जो तुम खाते हो, वो टेढ़ा क्यों होता है? नहीं जानते ना? मैं बताएगा। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? ला रहे केला दे रहे। अब देखो बात थी कि केला टेढ़ा क्यों होता है। ये सीधा भी तो हो सकता था, ये टेढ़ा कैसे हो गया? ये तुम्हें नहीं पता, हम बताते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो देखो फोटो में आप देख सकते हो, ये जो फ्लावर है इस पर यहीं से शुरुआत होती है केले की। बनाना की ये फर्स्ट स्टेज होती है, बोले तो पहला चरण। यहाँ पर छोटे छोटे केले आने शुरू हो जाते हैं। फोटो में आप देख रहे हो ये छोटे छोटे से जो है ना, ये सब केले हैं, बनाना है, जो आगे जाके बड़े बन जाएंगे। और यहाँ पर फिर रीज़न आता है ग्रेविटी का। हमारा ये जो ग्रह है ना, ये खूबसूरत सा जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, हाँ अर्थ ही कहते हैं ना बेड़ो जी, हाँ, ये जो अर्थ है इसकी जो ग्रेविटी है ये इस तरीके से काम करती है कि जो ऊपर जाता है ये इसे अपनी तरफ खींचती है, मतलब ज़मीन नीचे खींचती है अपनी तरफ। यही हाल होता है बनाना का, केला का। जब केले का पेड़ में केला आना शुरू होता है तो ये ऊपर सनलाइट की तरफ जाने की कोशिश करता है। आप सबको पता है ना, हर प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, पैदा होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे में केला भी सूरज की तरफ जाता है, सूरज की किरणों की तरफ भागता है, मगर हमारी ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है, जो कि मैंने आपको बताया ग्रेविटी। तो ऐसे में बीच में इस रस्सा केसी के खेल में, खींचतान के खेल में केला बेचारा फंस जाता है, इसका नुकसान हो जाता है। और होता क्या है, ये बेचारा टेढ़ा हो जाता है। कहाँ ये सीधा हो सकता था, मगर ग्रेविटी और सनलाइट की लड़ाई के चक्कर में, ये खींचतानी में ये टेढ़ा हो जाता है। तो अब बात आती है एक और सवाल। ये तो तुम्हें मैंने बता दिया केला टेढ़ा क्यों होता है, मगर बात आती है पाशा भाई केला क्यों खाता है? देखो केला खाने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये, खाया करो। इससे तुम्हारा मूड बूस्ट होगा, सैड हो ना हैप्पी हो जाओगे, बेहतरीन हो खुश हो जाओगे। और ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। और साथ में इसका छिलका भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बताऊं, छिलका रख दो किसी के पैर पे और वो फिसल जाए हो गया काम। तो ये जो पिछले वाला छिलके वाला जोक था ना केले का, करना मत किसी के साथ, चोट वोट लग जाएगी, फिर कहोगे पाशा भाई ने क्या करवा दिया। वीडियो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करो वीडियो को, ये चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, ठीक है, ताकि जब भी पाशा भाई आए तुम्हें सबसे पहले पता लगे, ठीक है। चलता है अपन, ये केला टेढ़ा ही रहेगा। तो पाशा भाई अभी तक उसके पैसे भी नहीं दिए। भाग भाग बंद भाग। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस। तो आज 5 जून है और आज ही के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। तो मैं आज आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ही कुछ 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 1, हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून यानी 5 जून को मनाया जाता है, ताकि
पूरी दुनिया के लोगों को ये बताया जा सके कि अपनी इस सुंदर सी प्रकृति, अपने सुंदर से नेचर को बचाइए। ये भी जीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। फैक्ट नंबर 2, 100 से ज़्यादा देश इस दिन को छुट्टी के तौर पर मनाते हैं, मतलब हॉलीडे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हमारा ये देश भारत मतलब इंडिया इस दिन को छुट्टी के तौर पर नहीं मनाता है। फैक्ट नंबर 3, हर दिन 27,000 पेड़ काटे जाते हैं। जी हाँ, 27,000 पेड़। अब आप ये अपने आप ही सोचिए कि ये कितनी बड़ी गिनती है। और इन्हीं 27,000 पेड़ों को काटने के बाद आपके घर में आपको टॉयलेट पेपर्स प्राप्त होते हैं। फैक्ट नंबर 4, लगभग 14 बिलियन पाउंड मतलब 1400 करोड़ पाउंड कचरा समुंदरों में डाला जाता है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट भी होता है जो कभी डिकम्पोज ही नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है हमारे इस सुंदर से प्रकृति को, हमारे सुंदर से नेचर को। फैक्ट नंबर 5, मैंने आपको ये बताया था कि 14 बिलियन पाउंड कचरा समुंदरों में डाला जाता है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट भी होता है जो कभी डिकम्पोज नहीं होता। मगर इस प्लास्टिक वेस्ट के चलते ही हर साल 1 लाख मरीन टर्टल्स, जी हाँ, हर साल 1 लाख मरीन टर्टल्स मारे जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, अभी तक तो खाली लैंड एनिमल्स या वाटर एनिमल्स की ही पॉल्यूशन या प्लास्टिक वेस्ट की वजह से मौतें हो रही थी, लेकिन हर साल 15,000 लोग वाटर पॉल्यूशन के चलते उनकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, हर दिन 20 फुटबॉल फील्ड जितना फॉरेस्ट काट दिया जाता है, जिसमें ट्रीज़ भी होते हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब अगर वो ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो हम जीवित कैसे रह सकेंगे। फैक्ट नंबर 8, घरेलू कचरे का लगभग 84% मतलब 84% वेस्ट रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन हम उस वेस्ट को रिसाइकल ही नहीं करते। हम उस वेस्ट को रोड्स पे फेंक देते हैं, जिससे हमारे नेचर मतलब हमारी प्रकृति पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। फैक्ट नंबर 9, हर इंसान लगभग हर दिन 4 पाउंड कचरा रोडों पे यूं ही फेंक देता है। फैक्ट नंबर 10, 2016 में एक स्लोगन निकाला गया था कि जॉइन अ रेस टू मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार कौन सी है उसके बारे में पता है? ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स दुनिया में आपका स्वागत है। जब कोई कंपनी किसी स्पेशल पर्सन के लिए कार बनाती है तो वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार होती है। आज के वक्त में आम आदमियों के लिए वॉल्वो कंपनी ही सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार बना रही है। एक गाड़ी जो इंडिया में ही बनी है, जिसे हमारे पीएम मोदी जी अपनी BMW 7 के बाद यूज़ करते हैं, और पीएम की एडवांस गाड़ी का मॉडल है BMW 7S सीरीज 760Li सिक्योरिटी एडिशन। नॉर्मली में ये गाड़ी आपको 2.46 करोड़ की पड़ जाती है, लेकिन पीएम मोदी जी के लिए इसे कस्टमाइज़ करके एडवांस बना के ये उन्हें 8 करोड़ की पड़ी थी। इस गाड़ी में कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो थ्रेट को दूर से ही सेंस कर लेते हैं, और इसके टायर्स पंचर होने के बाद 100-200 किलोमीटर 80 प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। और इस गाड़ी में आग तो लग ही नहीं सकती क्योंकि इसका फ्यूल टैंक फायर प्रूफ होता है। आजकल पीएम मोदी जी अपनी रेंज रोवर सेंटिनल में देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी भी BMW 7 की तरह बुलेट प्रूफ, ग्रेनेड प्रूफ और इसका टैंक फायर प्रूफ होता है, और ये गाड़ी 4 करोड़ की मिल जाती है। इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए SPO डिपार्टमेंट मतलब स्पेशल व्हीकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट ही गाड़ी बनाता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है, मतलब मुसलमान और यहूदी। तो मैं आज आपको यहूदियों के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स सुनने में आपका स्वागत है।
पूरी दुनिया में ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये यहूदी होते कौन हैं और ये इस दौरान इस वक्त रह कहाँ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। ये लोग इस दौरान अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन में रह रहे हैं। बाइबल में अब्राहम के पोते जेकब के वंशज होते हैं यहूदी। यहूदियों में इब्राहिम को बाप समान माना जाता है। इस्लाम में अब्राहम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जेकब को याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। इस्लाम की तरह यह भी एक ही भगवान को मानते हैं और बुत परस्ती मना है, मतलब मूर्ति की पूजा मना है। बाइबल के अनुसार जेकब का दूसरा नाम इज़राइल था। इन्होंने 12 यहूदी जातियाँ बनाकर एक राष्ट्र बनाया जिसे इज़राइल कहा जाता है। इनके बेटे का नाम यहूदा था, जिनके नाम पर यहूदी नाम पड़ा। यहूदी लोग हिब्रू भाषा बोलते हैं और लिखते हैं और इनकी पाक किताब का नाम है तौरा। तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे अभी यहूदियों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हो रही है, मतलब इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, तो इसकी बमबारी में बहुत सारे जवान, बूढ़े और बच्चे मारे जा रहे हैं। जब इन तीनों धर्मों में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं तो इनमें इतनी लड़ाई क्यों? अगर ये बात आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दुनिया भर में कंपनियां अपने प्रोडक्ट में खराबी के बाद उसे ग्राहकों से वापस मंगा लेती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऐसे फीचर की वजह से उसे मार्केट से वापस लेना पड़ा क्योंकि उसका फीचर कुछ ज़्यादा ही एडवांस था? जी हाँ, 1998 में जापान में सोनी कंपनी ने अपने एक कैमकॉर्डर को मार्केट से रिकॉल कराना पड़ा था। इसकी वजह थी उसका विवादित फीचर नाइट विजन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इस फीचर से हैंडीकॉम 717 सीरीज़ का कैमकॉर्डर रात के अंधेरे में आसानी से फ़ोटो खींच लेता था, लेकिन इंफ्रारेड की वजह से हैंडीकैम ने एक्सरे कैपेबिलिटीज़ भी हासिल कर ली थी। इस वजह से ग्राहक कैमरे से लोगों के कपड़ों के आर पार देख सकता था। जब यह बात सोनी तक पहुंची तो उसने तकरीबन 70,000 वीडियो कैमरा रिकॉल करा लिए। आइए कुछ डेमो से देखते हैं कि यह कैमरा कैसे काम करता था। आप देख सकते हैं कि ये टी शर्ट जो बिल्कुल काली है और इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये जब किताब हम इस टी शर्ट के अंदर रखते हैं और कैमरे के ज़रिए इस किताब को देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये कैमरा नाइट विजन पर लगाया गया। ये नाइट विजन लेंस के द्वारा हम देखेंगे कि टी शर्ट कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं टी शर्ट के आर पार इस किताब को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, यहाँ तक कि आप इसका नाम तक भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से इस शर्ट पर जो उससे ज़्यादा थोड़ी सी मोटी है, इस पर भी देखते हैं कि ये कैमरा क्या काम करता है। ये नाइट विजन लेंस लगाया गया। और आप देख सकते हैं कि इस टी शर्ट के पार भी इस किताब को आसानी से देखा जा सकता है। आइए इस लड़की को देखते हैं कि इसके ऊपर ये कैमरा क्या काम करता है। इस लड़की ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, काली टी शर्ट पहनी हुई है और अगर हम नाइट विजन इस कैमरे से इसको देखते हैं तो देखिए क्या नज़र आता है। ये लेंस नाइट विजन लेंस है जो रात को इस्तेमाल किया जाता है। ये लगाने पर आप देख सकते हैं कि इस लड़की का टैटू तक टी शर्ट के पार नज़र आ रहा है। देखिए ध्यान से। कैमरे में इंफ्रारेड की मदद से लोग दूसरे लोगों के कपड़ों के आर पार देख सकते थे।
हाँ, यूं कहें कि कैमरे से देखने पर उन्हें सामने वाला शख्स आंशिक रूप से बिना कपड़ों के दिखता था। दरअसल कुछ चीज़ें इंफ्रारेड को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और उनके पार की चीज़ें दिखने लग जाती हैं। हालांकि हर कपड़े के पार देख पाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी विशेष प्रकार के और पतले कपड़ों जैसे स्विम सूट में यह इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी काम कर जाती थी। 1998 में जब ये टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ लगी तो लोगों के मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने इसका विरोध किया था। मीडिया में खबर आने के बाद सोनी ने 717 सीरीज़ के प्रोडक्ट को रिकॉल करा लिया। न्यूज़ के मुताबिक उस समय तकरीबन 70,000 कैमरा वापस मंगाए गए और उसमें बदलाव करके वापस भेजे गए। आइए आपको कुछ और डेमो दिखाते हैं जिसमें आप आसानी से देख पाएंगे कि इस कैमरे ने क्या कमाल किया था। आप देख सकते हैं इस आदमी के हाथ में जो पॉलीथीन है ये ब्लैक कलर की है, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। आइए देखते हैं ये कैमरा इस पॉलीथीन पर क्या असर दिखाता है। ये देखिए, जब इसको नाइट विजन में देखा गया तो इस पॉलीथीन के पार आसानी से इस आदमी का हाथ, इस आदमी का मुंह आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि ये पॉलीथीन जो ब्लैक कलर की थी ये बिल्कुल पारदर्शी हो गई। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म जगह कौन सी है? मतलब हॉटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। और ठंडी जगह तो इतनी गर्म जगह है वो कि आप वहाँ जाकर अपना खाना बना सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। वेलकम टू ऑसम फैक्टर्स गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। हाँ, तो अब इंडिया में समर का सीज़न आ ही चुका है और 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँचते ही लोग अपने घरों में भागने लगते हैं, अपने घरों के एसी चलाने लगते हैं, अपने घरों से बाहर निकलने का तो नाम ही नहीं लेते। तो अब आते हैं अपनी मेन बात पे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म जगह कौन सी है, मतलब हॉटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। तो इसका खिताब जाता है कैलिफोर्निया के डेथ वैली को, जहाँ का टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था 1913 में, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड बन चुका है अभी तक का। हाँ, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक आदमी डेथ वैली में जाकर अपना ऑमलेट पका रहा है। जी हाँ, ऑमलेट ही पका रहा है और मैं ये बात झूठ नहीं बोल रहा। Butter to melt a little bit. Okay, that's where the towel's going to come in handy. So we've got a bit of that there. Get rid of the butter there. It's doing quite well. Let's just see what happens. Moment of truth. Pick one of these nice eggs. Unbelievably hot, forgive me. Let's just see what happens. Here goes. Really kind of nothing, actually. You know, the science says that the proteins in an egg don't properly cook till they reach 70 Celsius. I'm not giving you the numbers in Fahrenheit because I don't quite get them. But here we are at 52 Celsius, just using the towel again. And actually, well, that was lucky. We were just giving the egg 10 or 15 minutes to try and cook, and that coyote came along, but we managed to get rid of it. Ow! That's silly. Well, what do we got here? We got the beginnings of some of the egg white. तो इससे पहले हॉटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ का खिताब जाता है लिबिया को। तो अब बहुत हो गई हॉटेस्ट प्लेस की बात, थोड़ी सी कर लेते हैं कोल्डेस्ट प्लेस की बात। तो कोल्डेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ का खिताब जाता है अंटार्कटिका के ईस्टर्न अंटार्कटिक प्लेट्यू को, जिसका टेम्परेचर -94 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। अब ये जगह इतनी ठंडी है कि वो अंडा बनाने वाला और वो अंडा दोनों वहाँ जम जाते। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछलियों से एक बड़ा सिंपल सा सवाल याद आता है कि क्या कभी मछलियाँ सोती हैं? मैं गारंटी से कहता हूँ इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता होगा। तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है।
हाँ, तो इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे प्लेनेट अर्थ के ओशंस में बहुत सारे राज छुपे हैं, बहुत सारे सवाल दबे हुए हैं। हमारे साइंटिस्ट अभी तक ओशन का कुछ ही पार्ट एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो इससे एक बड़ा सिंपल सा सवाल याद आता है कि क्या कभी मछलियाँ सोती हैं? तो इसका ही एक सिंपल सा जवाब है हाँ और ना। मछलियाँ सोती भी हैं और नहीं भी। तो मैं समझाता हूँ। मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ वो और जानवरों की तरह सोती ही नहीं, उल्टा सीधा फैल के लेट के, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मछलियाँ सोती ही नहीं, वो सिर्फ आराम करती हैं। मछलियाँ अपना पूरा काम करके शांत हो जाती हैं और अपना मेटाबॉलिज्म रिड्यूस करने लगती हैं, मगर फिर भी जब वो आराम करती हैं वो खतरों से अलर्ट रहती हैं। समुद्र में और मछलियाँ उन पर हमला ना कर दें, इसीलिए मछलियाँ अपने आप को आराम करने के लिए तैरती रहती हैं, मतलब फ्लोट करती रहती हैं। और कुछ मछलियाँ अपने आप को छुपाकर आराम करना पसंद करती हैं, जैसे कीचड़ में, कोरल में या अपने घोंसले में, माने अपने घर में चली जाती हैं। मतलब मछलियाँ सोती हैं मगर आँख खोलकर, जैसा आप हमारी वीडियो में देख ही सकते हैं। मछलियाँ कुछ टाइम तक स्विमिंग करती हैं और आराम से फ्लोट करती हैं। और कुछ मछलियाँ तो ऐसी होती हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी स्विमिंग करते करते ही गुजार देती हैं, सोती नहीं हैं। जी हाँ, सोती नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी स्विमिंग कर करके ही गुजार देती हैं। तो किस किस को ये बात पता थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके पास बाइक कौन सी है? कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। और आपकी बाइक कितनी सीसी की है? क्या आपने कभी सीसी की फुल फॉर्म जानने की कोशिश करी है? आज जानकर शॉक हो जाएंगे। हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू ऑसम फैक्टर गाइस, अजीब अजीब फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कभी न्यू कार या बाइक परचेज करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे माइलेज, हॉर्स पावर। उनमें एक चीज़ होती है जिसे सीसी कहते हैं। तो सीसी का मतलब क्या होता है? इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बाइक स्प्लेंडर का सीसी 100 या 110 होता है। वहीं रेसिंग बाइक का सीसी 500 या 600 तक चला जाता है और कार का सीसी 1000 या 1500 होता है। तो अब सवाल आता है, क्या आपको सीसी की फुल फॉर्म पता है? तो सीसी की फुल फॉर्म होती है क्यूबिक कैपेसिटी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अजीब सी चीज़ है मगर मैं आसानी से समझा दूंगा। बाइक है, उसमें इंजन होता है और इंजन के अंदर सिलेंडर होता है। कई बाइक में आपने सुना या पढ़ा होगा कि 4 सिलेंडर वाली बाइक, 2 सिलेंडर वाली बाइक, और हर सिलेंडर के अंदर एक पार्ट होता है जिसे पिस्टन कहते हैं। वो ऊपर नीचे मूव होता है जब आपकी गाड़ी चलती है। इसी मूवमेंट की वजह से आपकी गाड़ी का तेल जलता है और आपकी गाड़ी को आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। अब जो आपकी गाड़ी का पिस्टन है ना, वो ऊपर नीचे होता है। पहले हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, फिर लोएस्ट पॉइंट तक आता है। हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट। अब जितना एरिया वो ऊपर नीचे होने में कवर कर रहा है ना, उसे सीसी कहते हैं। इसीलिए रेसिंग बाइक या स्पोर्ट्स कार में सिलेंडर बड़े होते हैं और पिस्टन भी बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए उसका सीसी ज़्यादा होता है। कई सारी गाड़ियों में एक ही सिलेंडर होता है, जैसे बुलेट में एक ही सिलेंडर होता है जो 350 सीसी प्रोड्यूस करता है। वहीं कार में 4 सिलेंडर होते हैं और सीसी 2000 होती है, जिसमें हर एक सिलेंडर 500 सीसी प्रोड्यूस करता है। जितनी तेज़ी से आप अपनी गाड़ी चलाते हैं उतनी तेज़ी से पिस्टन अपना काम करता है। वाह, क्या लाजवाब तकनीक है। तुम शाने लोगों को पता है, एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर एक बिल्ली ने 20 साल मेयर बनकर शहर को चलाया था। अपन बताता है तुम्हें वो पूरी कहानी, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से और बेल आइकन को भी प्रेस करो। चलो शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है अनुष्का नाम की, अलास्का, जो भी अलास्का जो भी है, वहाँ पर एक बिल्ली को मेयर बनाया गया था। क्यों? इंसान नहीं थे, मुझे बना देते। शक्ल देखिए अपनी। Oh shit, not good. ये जो बिल्ली आप तस्वीर में देख रहे हो ना, इसका नाम स्टब्स है।
और इसे 1998 में मेयर के पद पर इलेक्ट किया गया था। वहाँ के लोग जो वहाँ रहते थे उस शहर में, वहाँ के लोगों ने इस बिल्ली का नाम कैंडिडेट के तौर पर लिखवाया था। करीब 900 लोग रहते थे उस शहर में उस वक्त। कभी देखा है आपने एक टाइम पे 900 लोगों को पागल होते हुए? 1998 में हुए थे इस शहर में। स्टब्स बिल्ली कभी एक्चुअल में मेयर बनी ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है पाशा भाई झूठ बोल रहा है, अभी बताता है। असल में जो वहाँ लोग रहते थे जो कि पागल थे, वो इसे मेयर बुलाने लगे थे। और जो लोग थे अपनी एक्टिविटीज़ और अपने भोलेपन की वजह से इस बिल्ली को देखने के लिए टूरिस्ट भी बहुत दूर दूर से आते थे। अरे मुझे भी बिल्ली बना देता ना, अपन का भी कुछ हो जाता। इतना अन्याय। ये बिल्ली एक जनरल स्टोर में रहती थी जिसे नैगलीज जनरल स्टोर कहा जाता था। 2017 में स्टब्स बिल्ली की डेथ हो गई। ओहो, पूरा टाउन उदास हो गया। पर उससे 1 साल पहले 2016 में स्टब्स की फैमिली में 2 छोटे छोटे किटन पैदा हुए। बोले तो बिल्ली के बच्चे पैदा हुए हैं। फिर वो मेयर बन गए। और जिस जनरल स्टोर में स्टब्स रहा करती थी उसे मेयर ऑफिस कहा जाता था, क्योंकि वहाँ बिल्ली रहा करती थी। वाह, कितनी बेहतरीन शहर था और कितने दिमाग वाले लोग रहते थे उस शहर में। खैर, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इस बिल्ली ने अमेरिका की 2 पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इन दोनों पार्टी को भला बुरा भी कहा था। कैसे कहा था? म्याऊं म्याऊं करके। ये बिल्ली थी या कोई एलियन था? खैर जो भी हो, बिल्ली ये स्टब्स प्यारी थी, बड़ी प्यारी भोली सी थी। और ऐसा होता है ना अपने लोगों के साथ, इंसानों के साथ, जब भी किसी जानवर की हरकतें देखते हैं, उसके साथ रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो प्यार बढ़ जाता है। ठीक है, ये थी कहानी स्टब्स की। तुम्हें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करो, आगे शेयर करो, और ये चैनल ऑसम फैक्टर को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, अपन चलता है चुनाव लड़ने। मोदी जी को फ़ोन करता है। हेलो मोदी जी, नमस्कार। ये अपन को चुनाव लड़ने का है, ज़रा टिकट विकेट दिलवाओ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये जो एरोप्लेन में, बोले तो हवाई जहाज़ में बैठकर इतराते हैं, ये उन्हें भी नहीं पता होगा ये सवाल का जवाब कि आखिर एरोप्लेन कितना माइलेज देता है। बोले तो 1 लीटर में कितना माइलेज देता है एरोप्लेन? नहीं पता ना, अपन बताएगा। वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। चलो बढ़ते हैं उड़ान। अपन सबकी ख्वाहिश होती है कि एक बार एरोप्लेन में ज़रूर बैठना है, हवा में उड़ना है, बड़ा मज़ा आता है। वो बात अलग है कि मैं अब तक बैठा नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें ज्ञान बांट रहा हूँ। हवाई जहाज़ में सफ़र करते वक्त उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। देखो, पहले तो तुम्हारा टाइम बचता है, एक से दूसरी जगह जल्दी पहुँच जाते हैं, और पैसा नहीं, वो तो नहीं बचता। और कभी हवाई जहाज़ में बैठकर तुम्हारे मन में ये सवाल आया है कि आखिर ये बड़ा सा जहाज़, ये बड़ी सी मशीन कितना माइलेज देती होगी, ये कितना तेल पीती होगी? वही तेल जो आजकल बहुत महंगा हो रहा है, जिसको भरवाने के लिए मैंने बहुत सारा उधार लिया था और अब लोगों से मुंह छुपाता फिर रहा हूँ। तो एक एरोप्लेन का वज़न लगभग किसी का 296 टन होता है, तो किसी का 394 टन तक जाता है। तो ऐसे में सवाल आता है कि इतनी भारी चीज़ कितना तेल पीती होगी? तो देखो, पहले तो तुम्हारी जो कार है वो लगभग 1 लीटर में 30 से 35 तक का एवरेज देती है। जो तुम्हारी बाइक है वो 1 लीटर में 30 से लेकर 80 किलोमीटर तक का एवरेज दे देती है। जितना बड़ी चीज़ होगी उसके ईंधन की खपत भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में एक जहाज़ है बोइंग 747, ये अमेरिका का जहाज़ है। इसमें यह पाया गया कि ये हर 1 सेकंड में 4 लीटर तेल खर्च करता है। 1 सेकंड में 4 लीटर तेल उड़ा देता है ये अकेला एरोप्लेन बोइंग 747। हिसाब लगा लो, मतलब 1 मिनट में लगभग 240 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाता है बोइंग 747 इस एरोप्लेन में। मतलब अरे सारा तेल तो यही पी जाएगा, अपने लिए क्या बचेगा? अरे घंटा। अच्छा, 1 मिनट में 240 लीटर, मतलब अगर कुल मिला के एवरेज निकालोगे ना तुम, तो ये निकलेगा कि 1 लीटर में सिर्फ 83 मीटर का माइलेज दे रहा है ये हवाई जहाज़।
जहाँ तुम्हारी बाइक 1 लीटर में 60, 70, 80 किलोमीटर तक का एवरेज देती है, मगर है भी तो हवाई जहाज़, हवा में उड़ता है तो उसे ताकत चाहिए होती होगी ना उड़ने के लिए। अब देखो बात आती है पेट्रोल और डीजल। देखो ये नॉर्मल और पेट्रोल डीजल पर नहीं उड़ते हवाई जहाज़। कभी तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे घर के बाजू में वो जो पेट्रोल पंप है वहाँ का पेट्रोल लेके डीजल लेके उड़ता होगा? नहीं, इन एरोप्लेन के लिए फ्यूल भी अलग होता है। इनके लिए एविएशन फ्यूल कहा जाता है। जो फ्यूल होता है पेट्रोल और डीजल, इसमें 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है अनलीडेड केरोसिन, जिसे जेट ए कहा जाता है, और दूसरा होता है नैफ्था केरोसिन ब्लेंड, जिसे जेट बी कहा जाता है। मतलब इतने वीआईपी हो गए हैं एरोप्लेन, इनका फ्यूल भी अलग है। हद हो गई। मैं भी बैठूंगा इन हवाई जहाज़ों में, हद हो गई। हाँ गेंडे, हाँ पाशा भाई, ये टिकट करा जरा हवाई जहाज़ का। कहाँ का? ये अपना इंडिया गेट से कुतुब मीनार। चले पागल आदमी, हो रहा। ये सवाल तुमने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है? तुमने सोचा होगा तो तुम खा गए होंगे, क्योंकि सवाल ही अलग लाता है बिल्कुल पाशा भाई, तो सबसे अलग। देखो सवाल है आज का कि आखिर केला टेढ़ा क्यों होता है? जो केला होता है ना, जो तुम खाते हो, वो टेढ़ा क्यों होता है? नहीं जानते ना? मैं बताएगा। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? ला रहे केला दे रहे। अब देखो बात थी कि केला टेढ़ा क्यों होता है। ये सीधा भी तो हो सकता था, ये टेढ़ा कैसे हो गया? ये तुम्हें नहीं पता, हम बताते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो देखो फोटो में आप देख सकते हो, ये जो फ्लावर है इस पर यहीं से शुरुआत होती है केले की। बनाना की ये फर्स्ट स्टेज होती है, बोले तो पहला चरण। यहाँ पर छोटे छोटे केले आने शुरू हो जाते हैं। फोटो में आप देख रहे हो ये छोटे छोटे से जो है ना, ये सब केले हैं, बनाना है, जो आगे जाके बड़े बन जाएंगे। और यहाँ पर फिर रीज़न आता है ग्रेविटी का। हमारा ये जो ग्रह है ना, ये खूबसूरत सा जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, हाँ अर्थ ही कहते हैं ना बेड़ो जी, हाँ, ये जो अर्थ है इसकी जो ग्रेविटी है ये इस तरीके से काम करती है कि जो ऊपर जाता है ये इसे अपनी तरफ खींचती है, मतलब ज़मीन नीचे खींचती है अपनी तरफ। यही हाल होता है बनाना का, केला का। जब केले का पेड़ में केला आना शुरू होता है तो ये ऊपर सनलाइट की तरफ जाने की कोशिश करता है। आप सबको पता है ना, हर प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, पैदा होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे में केला भी सूरज की तरफ जाता है, सूरज की किरणों की तरफ भागता है, मगर हमारी ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है, जो कि मैंने आपको बताया ग्रेविटी। तो ऐसे में बीच में इस रस्सा केसी के खेल में, खींचतान के खेल में केला बेचारा फंस जाता है, इसका नुकसान हो जाता है। और होता क्या है, ये बेचारा टेढ़ा हो जाता है। कहाँ ये सीधा हो सकता था, मगर ग्रेविटी और सनलाइट की लड़ाई के चक्कर में ये खींचतानी में ये टेढ़ा हो जाता है। तो अब बात आती है एक और सवाल। ये तो तुम्हें मैंने बता दिया केला टेढ़ा क्यों होता है, मगर बात आती है पाशा भाई केला क्यों खाता है? देखो केला खाने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये, खाया करो। इससे तुम्हारा मूड बूस्ट होगा, सैड हो ना हैप्पी हो जाओगे, बेहतरीन हो खुश हो जाओगे। और ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। और साथ में इसका छिलका भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बताऊं, छिलका रख दो किसी के पैर पे और वो फिसल जाए हो गया काम। तो ये जो पिछले वाला छिलके वाला जोक था ना केले का, करना मत किसी के साथ, चोट वोट लग जाएगी, फिर कहोगे पाशा भाई ने क्या करवा दिया। वीडियो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करो वीडियो को, ये चैनल ऑसम फैक्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, ठीक है, ताकि जब भी पाशा भाई आए तुम्हें सबसे पहले पता लगे, ठीक है। चलता है अपन, ये केला टेढ़ा ही रहेगा। तो पाशा भाई ने तो उसके पैसे भी नहीं दिए। भाग भाग बंद कर।